नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। आप देख रहे हैं न्यूज रूम लाइव और न्यूज रूम लाइव में आज हम बात करेंगे जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को लेकर, क्योंकि होर्डिंग्स को लेकर लगातार आप देखिए सवालिया निशान किस तरह से लगते नजर आ रहे हैं कि बड़ी धांधली जो है वो जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर देखी गई है। तो साफ तौर पर अगर ये आरोप लग रहे हैं तो इस पर कार्रवाई किस तरह से, क्योंकि मेयर की तरफ से ये तो कह दिया गया है कि जांच यहां पर कराई जाएगी और जांच करने के लिए टीम का गठन भी किया जाएगा और 56 करोड़ रुपए किस तरह से डकारे गए हैं पिछले 10 सालों में, इस पर कार्रवाई की जाएगी और रिकवर यहां पर किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात आपको ये बताते चले कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को मद्देनजर रखते हुए जो यहां घोटाले के आरोप लग रहे हैं, इस पर अब कार्रवाई करना बहुत जरूरी है। आप समझिए कि होर्डिंग में जो धांधली हुई है उसको मद्देनजर रखते हुए एक बड़ी कार्रवाई की गई। 10 साल में 56 करोड़ रुपए यहां डकार लिए गए हैं और नगर निगम के हाथ पूरी तरह से खाली हैं। तो शहर में जितने भी पोल्स लगे हुए हैं वहां पर वर्षों से होर्डिंग्स टंगी हुई हैं और जो कमाई यहां पर हुई है वो जमा कहां पर हुई है कोई अता पता अभी तक नहीं चल पाया है। तो जांच बिठाने के लिए नगर निगम को आदेश जारी कर दिए गए हैं। एक साल में ही तकरीबन 6000 होर्डिंग्स यहां पर लगाए गए हैं। किराया उनका यहां पर बनता है तो 6000 होर्डिंग्स के किराए की अगर हम बात करें तो 6 करोड़ रुपया एक साल का बनता है। तो राशि नगर निगम के पास जमा नहीं हो पाई है। आंकड़ों के मुताबिक आप देखिए 10 साल में 56 करोड़ रुपए होर्डिंग्स के बनते हैं, लेकिन इस पैसे का कोई हिसाब सामने नहीं आया है। तो 3 बाय 5 फुट की जो होर्डिंग है उसका हर दिन का प्रतिदिन का किराया अगर देखा जाए तो 30 रुपए है और एक साल में कितना वसूला गया है कोई अता पता नहीं। शहर भर में 6000 से भी ज्यादा होर्डिंग्स हैं। तो कुल मिलाकर आप देखिए धांधली के आरोप किस तरह से यहां पर लगते नजर आ रहे हैं। तो नगर निगम में हर सामान की खरीद के लिए अब केंद्रीय खरीद समिति यानी कि यहां सीपीसी पर सहमति बनी है और पहले पर्सनल विभाग अपनी जरूरत का सामान खुद खरीदता था और विशेष संबंधित फाइलों को स्थानांतरित करता था, लेकिन अब सीपीसी के माध्यम से ही ये भेजा जाएगा और अलग अलग विभागों के जो भाई भतीजावाद है, कमीशन संस्कृति है, वो इससे खत्म जरूर होगी। और सीपीसी में एक प्रमुख सचिव, 4 सदस्य यहां पर होंगे और लेकिन आपको यह भी बताना बहुत जरूरी है कि प्रमुख नगर निगम आयुक्त जो है वो नहीं होंगे। आयुक्तों के अलावा यहां पर टीम जो है वो गठित की जाएगी। अब जीएमसी के लिए खरीद में जवाबदेही तय कर दी जाएगी कि अगर आपने यहां पर होर्डिंग्स लगाई हैं तो कैसे लगाई हैं और ये जो पैसा यहां पर आ रहा है इसका हिसाब लिया जाएगा। तो फिलहाल मेयर की तरफ से एक बड़ी बात जरूर कही गई है कि जांच की जाएगी, कमेटी का गठन किया जाएगा। लेकिन पार्षद ये आरोप लगा रहे हैं कि जिस तरह से जांच करने की बात कही गई है जमीनी सतह तक उसे कैसे पहुंचाया जाएगा। और हर कोई ये कह रहा है कि 56 करोड़ रुपए जो डकारे गए हैं, जिस पर आरोप लग रहे हैं, वो रिकवर किस तरह से होंगे, वो पूरा रोड मैप तैयार करने की जरूरत है, वो पब्लिक डोमेन में लाने की जरूरत है कि आखिर आने वाले समय में नगर निगम की तरफ से कैसे यहां पर कदम उठाए जाएंगे। क्योंकि मेयर ने एक बड़ी बात जरूर कही है कि टीम का गठन वो करेंगे और उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इस बीच में आप देखिए स्मार्ट सिटी बनाने के लिए भी काम यहां जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से करने की कोशिश की गई, जिस पर कवायद लगातार शुरू हो गई है। लेकिन अब सवाल यहां पर यह उठ गया है कि जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो लगभग 56 करोड़ रुपए हैं वो रिकवर किस तरह से होंगे और हर जगह पर अब यही बात उठती हुई नजर आ रही है। तो चलिए अब अगली और खबर की ओर भी आपको लिए चलेंगे, जहां पर मेरे सहयोगी आपको दिखाएंगे कि जम्मू कश्मीर के अंदर क्या कुछ चल रहा है, वो देख लीजिए जरा। जिस तरीके से बात की जाए, जहां पर हमने आपको पहले भी अपडेट किया था कि किस तरीके से जो स्कैम्स है वो हो रहे हैं। व्हाट्सएप की बात की जाए, व्हाट्सएप स्कैम्स के बारे में जो है आपको अपडेट किया था, जहां पर एक डेटा जो है वो सामने आया था और उसके बाद एक नया स्कैम व्हाट्सएप से किया जा रहा था। एक इंटरनेशनल नंबर से कॉल्स आ रही थी, उसके हवाले से जो आपने अपडेट करवाया था। और वहीं पर आज हम अपडेट करेंगे कि एक रिपोर्ट कार्ड जो है वो जारी किया है, एक रिसर्च पेपर जारी किया है, जहां पर ये चीज़ सामने आई कि इंडिया में जो फैमिलीज है वो किस तरीके से जो फाइनेंशियल फ्रॉड है उसका शिकार होती है। और इस अगर हम रिपोर्ट की बात करें, जो लोकल सर्कल्स नाम के एक जो इस नाम का जो है एक रिपोर्ट सामने आई है, जहां पर बताया जा रहा है कि 24% ऐसी फैमिलीज है जिन्होंने कंप्लेंट दर्ज करी है। अगर पूरे आंकड़ों की बात की जाए तो 39% ऐसी फैमिलीज है जिनके साथ फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ है, लेकिन उन 39 में से सिर्फ 24% ऐसी फैमिलीज है जिन्होंने कंप्लेंट दर्ज करी है। उसके अलावा अगर हम बात करें जो फ्रॉड्स हुए हैं, अक्सर देखा जाता है कुछ ऐसे लिंक्स आपके साथ जो है व्हाट्सएप की बात करें या फिर जब आप कुछ स्क्रॉल करते हैं, जब आप सर्च करते हैं, कुछ ऐसे लिंक्स आ जाते हैं। उसके बाद जब आप वहाँ पर क्लिक करते हैं, वहाँ पर अपनी कार्ड डिटेल्स फिल करते हैं तो आपके साथ फ्रॉड हो जाता है। और कहीं से शॉपिंग अगर आप चीज़ें जो है वो सर्च कर रहे हैं, गूगल
गूगल पे आप सर्च कर रहे हैं, वहां पर कुछ ऐसे पेजेस आ जाते हैं जहां पर आप क्लिक करते हैं, वहां पे बैंक डिटेल्स जो है फिल करते हैं, आप उस चीज को ऑर्डर करते हैं, लेकिन वो आप तक नहीं पहुंचता है। वो जो है फाइनेंशियल फ्रॉड में जो है वो आता है, जहां पर इस रिपोर्ट में जो है ये चीज भी सामने आई कि एटीएम या फिर बैंक अकाउंट की फ्रॉड की बात की जाए, 10% फ्रॉड जो है एटीएम के थ्रू हो जाते हैं। और 29 फैमिलीज ऐसी है इंडिया में, अगर बात की जाए, ये जो है 3 साल का रिपोर्ट कार्ड जो अगर हम बात करें वो रिसर्च की है, यानी कि 3 सालों में इंडिया में 29% ऐसी फैमिलीज है जिनके साथ ये फ्रॉड हो गया है। और उसके अलावा अगर हम बात करें 2023 में जो है ये डेटा भी सामने आया है, जहां पर 2023 की बात की जाए कि जो स्कैम है वो धीरे धीरे कम हो रहे हैं। जहां पर पहले की बात की जाए 2 सालों का डेटा जो है सामने आया है, जहां पर ये चीज सामने आई है कि 2 सालों में जो फ्रॉड है वो किस तरीके से बढ़ रहा है, तेजी से बढ़ रहा है। लेकिन 2023 की बात की जाए, जहां पर लोग भी काफी अवेयर हो गए, अथॉरिटीज की बात की जाए तो वो भी काफी अवेयर हो गई हैं। उसके अलावा प्लेटफॉर्म की बात की जाए, प्लेटफॉर्म में भी काफी सिक्योरिटी रख दी गई है, जहां पर पहले कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स है जहां पर ये इजिली फ्रॉड हो जाता था, लेकिन उसके बाद से अगर व्हाट्सएप की बात करें या फिर जितने भी प्लेटफॉर्म है वहां पर सिक्योरिटी को बढ़ा दिया गया है, जिसकी वजह से लोगों में फ्रॉड कम हो रहा है और अवेयरनेस भी जो है वो भी की जा रही है। लेकिन इसके बाद भी कई ऐसे फ्रॉड्स हो जाते हैं जहां पर आप अपनी बैंक डिटेल्स डालते हैं, लेकिन उसके बाद से ट्रांजेक्शन हो जाता है, आपके पैसे बैंक अकाउंट से चले जाते हैं। और उसके बाद अगर हम बात करें सिर्फ जो 39% की बात की थी, सिर्फ ऐसे 24% फैमिली थी जिन्होंने कंप्लेन करी थी। अब सबसे बड़ा सवाल उठता है कि अगर आपके साथ ऐसा फ्रॉड हो जाता है तो उसके बाद जो है क्या कुछ करना चाहिए। जहां पर कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें रिफंड भी किया गया, लेकिन रिफंड उन्हीं लोगों को किया गया था जिन्होंने कंप्लेंट दर्ज करी थी, यानी कि उनके पैसे जो है वो वापस आए थे। इस बीच सबसे बेहद ज़रूरी हो जाता है कि अगर आपके साथ ऐसे फ्रॉड हो जाते हैं तो उस बीच जो है आपको कंप्लेंट जो है वो दर्ज करनी चाहिए। सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, सबसे बड़ा सवाल होता है। अक्सर लोगों के साथ फ्रॉड हो जाता है लेकिन उन्हें समझ नहीं आता कि आखिर क्या करना चाहिए। सबसे पहले जो है बैंक में कॉन्टैक्ट करना चाहिए, जिसका भी आपका बैंक है वहाँ पर आपको कॉन्टैक्ट करना चाहिए। जहाँ पर RBI की बात करें, उनकी तरफ से भी एक गाइडलाइन जो है वो जारी कर दी गई है, जिसकी गाइडलाइंस की बात करें जहाँ पर ये साफ तौर पर कहा गया है कि बैंक जो है रिस्पॉन्सिबल है अगर आपके पैसे चले जाते हैं जिसमें आपकी गलती ना हो। उस टाइम पे अगर आपके पैसे जो है डिडक्ट हो जाते हैं तो उस टाइम पे जो आपका बैंक है वो आपको रिफंड करवाता है। उसके अलावा अगर हम बात करें, पुलिस कंप्लेन भी करी जाती है। अगर बैंक की तरफ से आपको कोई जवाब नहीं मिलता है उसके बाद आप पुलिस जा सकते हैं, वहां पर रिपोर्ट जो है वो दर्ज कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर हम बात करें, अगर ट्रांजैक्शन आपके बैंक अकाउंट से हो रही है, आपने ऐसे लिंक्स जो है वहां पर क्लिक कर रहे हैं जहां पर जो आपके अकाउंट में पैसे हैं वो लगातार कट हो रहे हैं, तो उस बीच ये बेहद ज़रूरी हो जाता है कि आप जो है अपना वो अकाउंट बंद करवाएं और नया अकाउंट जो है वो खोलें। जहां पर अगर हम कंप्लेंट की बात करें कि कंप्लेंट किस तरीके से की जाती है, साइबर सेल्स की बात की जाए, जहाँ पर हर एक जगह की बात की जाए वहाँ पर साइबर सेल्स मौजूद होते हैं, आप वहाँ पर कंप्लेन कर सकते हैं। जहाँ पर अगर हम बात करें जैसे कि कोई केस होता है, अलग अलग पुलिस स्टेशन में हम जाते हैं, वहां पर ये कहते हैं कि ये हमारे एरिया का केस नहीं है, आपको दूसरी पुलिस स्टेशन में जाना होगा। लेकिन साइबर सेल का जो है ऐसा कोई भी रूल नहीं है, आप किसी भी साइबर सेल में जा सकते हैं, वहां पर कंप्लेंट जो है वो दर्ज कर सकते हैं। और अगर हम बात करें जिस तरीके से RBI की भी गाइडलाइन होती है कि अगर आपका उसमें हाथ नहीं, यानी कि आपकी गलती से अगर पैसे डिडक्ट नहीं हुए हैं तो आप जो आपका बैंक है वो पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिबल है। इसके अलावा आप ऑनलाइन भी जो है कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं, जहां पर जो वेबसाइट है cybercrime.gov.in पर आप कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं। इसके अलावा हेल्पलाइन नंबर भी जो दिया जाता है 1930 पर आप कंप्लेंट कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें ट्विटर हैंडल में भी जो एक साइबर दोस्त करके एक ट्विटर हैंडल है जो कि होम मिनिस्टर की तरफ से जो बनाया गया है, वहां पर भी आप कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं, जहां पर बताया जाता है कि जल्दी जो है आपकी कंप्लेंट को वो सुना जाएगा। अब बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां पर डल लेक की बात की जाए, वहां पर एक अलग ही प्रकार की जो मछली है वहां से वो बरामद की गई। क्या कुछ जानकारी इसी हवाले से जो है जसलीन कौर यहाँ पे जुड़ेंगे और आपको उसके हवाले से इंफॉर्मेशन देंगे। तो चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। जिस तरह से मेरी सहयोगी ने आपको रूबरू करवाया मेरी खबर के साथ, बात करें तो जिस तरह से श्रीनगर के डल झील में एक अलग ही किस्म की अगर बात करें मछली पाई गई, जिसका वीडियो जो है सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हुआ और तमाम लोग भी जो है हैरान रह गए कि इस तरह की मछली जो है डल लेक से मिलना, क्योंकि बताया जा रहा है इस मछली की बात करें तो इसे एलिगेटर जो है कहा जाता है। इस मछली की बात करें तो बताया जा रहा है क्योंकि जिस तरह से G20 होने वाली है कश्मीर में और उसको लेकर जो है
डबल शिफ्ट में जो है डल लेक में लगातार सफाई अभियान जो है वो चलाया जा रहा था और उसी दौरान मशीन्स के वहां से जो है एक इस तरह प्रकार की जो है मछली पाई गई और जिसके बाद लोग भी काफी ज्यादा सकते में आ चुके हैं। फिलहाल इसमें बात करें तो ये बताया जा रहा है क्योंकि शेर कश्मीर के कॉन्फ्रेंस सेंटर में जो है G20 होने वाला है और इसको लेकर बैठकों का सिलसिला भी देखने को मिला और इसी बीच अगर डल लेक की बात करें तो वहां पर लगातार इस वक्त डबल शिफ्ट में जो है सफाई अभियान जो है वो लगातार चलाया जा रहा था और इसी बीच अगर बात करें तो बताया जा रहा है कि एक ऐसी तरह की मछली जो है वो मशीन पर पाई गई जिसके बाद कर्मचारी ने इस मछली को देखा और वो भी काफी ज्यादा हैरान हो गया और उसके बाद उसने जैसे ही अपने हाथ में इस मछली को उठाया तो उस मछली ने जो है उंगली काटने की भी कोशिश की, ऐसा उस व्यक्ति का साफ तौर पर बताना है और उसके बाद ये वीडियो जो है सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो गया है और बताया जा रहा है कि इससे पहले कभी भी डल लेक में इस तरह की मछली जो है वो नहीं देखी गई और इस मछली की बात करें तो बिल्कुल मगरमच्छ की तरह रूबरू जो है ये इस तरह की प्रजाति जो है नजर आ रही है और इसी बीच ये भी बताया जा रहा है कि जो मैनेजमेंट है, कन्वेंशन मैनेजमेंट अथॉरिटी है, उसने जो है रिसर्च एंड मॉनिटरिंग सेल के एक अधिकारी मसूद अहमद ने कहा है कि रोजाना की तरह मशीनें जो है वो डिवाइडिंग पर अपना काम जो है वो कर रही थी और इसी दौरान एक मशीन के कन्वेयर बेल्ट में जो है ये मशीन जो है ये मछली जो है वो मिली है और पहली बार है कि इस तरह की मछली जो है वो देखी गई है और एलिगेटर गार जो है से इस मछली को जाना जाता है इसी नाम से और हर एक के लिए हैरानगी की ये बात है और कुछ लोगों का ये भी मानना है कि अगर इस तरह की मछलियां इस डल लेक में है तो कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए खतरा तो नहीं है। तो ये तमाम सवाल जो हैं आम जनता के जहन में भी आ रहे हैं पर फिलहाल उस व्यक्ति का ये भी मानना है कि इस मछली की बात करें तो इसे जो है स्कार्स के साथ मिलकर इसे एनालाइज किया जाएगा कि आखिर ये कौन सी प्रजाति है जो इस डल झील में जो है पाई गई है और इसके साथ ये भी बताया गया है कि एलिगेटर गार की बात करें तो ये किस तरह की मछली होती है। ये एक नेशनल जो है जियोग्राफी पर दी गई जानकारी के मुताबिक अगर बात करें तो एलिगेटर गार जो है ये गार परिवार की सबसे बड़ी जो है प्रजाति मानी जाती है और ऐसी मछलियां उत्तरी अमेरिका में मीठे पानी में जो है पाई जाती हैं लेकिन ये खारे पानी को भी सहन कर सकती हैं और उम्र इनकी अगर बात करें तो 18 से 20 साल जो है वो इनकी होती है और शरीर जो है टारपीड़ों के आकार का होता है और आमतौर पर रंग जो है भूरा या जैतून जैसा होता है और बड़े बड़े दांत होते हैं और मांसाहारी भी होती हैं और ये मछली करीब 10 फीट जो है लगभग 3 मीटर की बात करें तो लंबी हो सकती है और इनका वजन लगभग 350 पाउंड के करीब जो है बताया जा रहा है और एलिगेटर गार दिन में जो है सुस्त रहती हैं और रात को ये शिकार करती हैं और ये तमाम जानकारी के बाद ही लोग काफी ज्यादा सकते में भी हैं कि क्योंकि लगातार अगर हम बात करें डल लेक में शिकारे वाले वहां पर होते हैं, लगातार उनकी सवारियां भी होती हैं तो ऐसे में अब उन्हें ये भी डर जो है सता रहा है क्या उनके लिए तो कहीं ये मछली जो है खतरनाक तो नहीं बन सकती। तो ये तमाम जानकारी फिलहाल सामने आ रही है इस मछली को लेकर जो डल लेक में इस तरह की प्रजाति पाई गई एलिगेटर की बात करें जिसके बाद लोग भी सकते में आ चुके हैं कि आखिर ये कौन सी प्रजाति है पर फिलहाल ये भी बताया जा रहा है कि इसे जो है स्कैस के डिपार्टमेंट के साथ जो है एनालाइज किया जाएगा और उसके बाद ही कोई बात जो है निचोड़ जो है निकल पाएगा कि आखिर ये कौन सी प्रजाति है और इससे क्या लोगों को कोई नुकसान तो नहीं होगा। ये तमाम जानकारी एनालाइज करने के बाद ही जो है पता चल पाएगा पर फिलहाल श्रीनगर से यही एक सोशल मीडिया पर वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रही है। तो चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर रुख करेंगे। अब क्रिकेट के हवाले से अगर बात करें, स्पोर्ट्स के हवाले से क्या कुछ अपडेट्स हैं तो मेरे सहयोगी साहिल केरनी आप तक पहुंचाएंगे। क्रिकेट तो मुझे तो बहुत पसंद है, आपका पता नहीं आपको भी पसंद ही होगा क्योंकि क्रिकेट इंडिया में बहुत ज़्यादा खेला जाता है। और आईसीसी रैंकिंग की बात करें तो आईसीसी रैंकिंग में इंडिया तीसरे स्थान पर पहुंच गया है, पाकिस्तान पहले से दूसरे पे और ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 पर। और इसकी वजह क्या रही है? उसकी वजह ये रही है कि पाकिस्तान ने हाल ही में टूर्नामेंट खेला न्यूजीलैंड के साथ अपने घर पे और वो जब तक 4-0 से आगे था तब वो पहले स्थान पर बना हुआ था और जैसे ही लास्ट मैच पाकिस्तान ने हारा न्यूजीलैंड से और सीरीज 4-1 से जीती तो पाकिस्तान दूसरे स्थान पर पहुंच गया पहले से और ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 पर। और इंडिया तीसरे स्थान पर इसलिए पहुंचा क्योंकि इंडिया ने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो टूर्नामेंट खेला था और अपने घर पे और उसको हारा था 2-1 से। उसकी वजह से आईसीसी रैंकिंग में काफ़ी बदलाव हुआ। इंडिया तीसरे स्थान पर पहुंचा, दूसरे स्थान पर पाकिस्तान और पहले स्थान पर ऑस्ट्रेलिया। ये आईसीसी रैंकिंग्स की बात है। और उसके बाद अब जिस तरह से WTC का फाइनल खेला जाएगा 7 जून से शुरू होगा इंग्लैंड में, तो वो उस पर एक चीज़ अनिल कुंबले की तरफ से कही गई है कि अगर आपको स्क्वाड में केएल राहुल की रिप्लेसमेंट देनी ही थी तो आपने
ईशान किशन की जगह पे क्यों नहीं एक दिग्गज खिलाड़ी जो कि पहले भी टेस्ट टीम का हिस्सा रह चुके हैं और अच्छी फॉर्म से इस वक्त आईपीएल में चल रहे हैं, रिद्धिमान साहा, उनको क्यों शामिल नहीं किया? क्योंकि ये एक डिसीजन, बहुत बड़ा डिसीजन होता, क्योंकि रिद्धिमान साहा एक अच्छी फॉर्म से चल रहे हैं, आईपीएल चल रहा है, उसमें एक बेहतरीन परफॉर्मेंस देते हुए नजर आ रहे हैं और उनको शामिल करना अपने खेमे में बहुत जरूरी था। इसके बारे में सोचना चाहिए चयनकर्ताओं ने। और ये एक बड़ी बात थी कि WTC का फाइनल होने जा रहा है और उसमें टीम अनाउंस हो चुकी है। केएल राहुल इंजर्ड है, जिनको बाहर किया गया है। और अब बात करते हैं आईपीएल की, तो आईपीएल में बहुत कुछ देखने को मिल रहा है। ये अब आईपीएल आखिरी दौर पे है और आखिरी दौर में बहुत से अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं। जिस तरह कल भी राजस्थान रॉयल्स ने मैच जीता और केकेआर को बाहर का रास्ता दिखाया। अब केकेआर के लिए प्लेऑफ्स खेलना बहुत ही मुश्किल है, नामुमकिन है। और जिस तरह से राजस्थान रॉयल्स ने कल मैच जीता है और 2 रिकॉर्ड आईपीएल हिस्ट्री में अपने नाम किए हैं, उसमें सबसे पहले नाम आता है यशस्वी जायसवाल, जिस तरह की बेहतरीन परफॉर्मेंस लगातार दे रहे हैं और उन्होंने कल फास्टेस्ट 50 का रिकॉर्ड अपने नाम किया है। 13 बॉलों में 50 रन किए। उससे पहले ये रिकॉर्ड केएल राहुल के नाम था, जो कि उन्होंने तोड़ा है और 13 बॉलों में 50 रन किए। ये उनकी परफॉर्मेंस थी। अब ये मुझे लगता है कि इंडियन क्रिकेट टीम तक इनका सफर जो है जल्द ही तय हो सकता है, क्योंकि जिस तरह की इनकी परफॉर्मेंस रही है और इंडियन टीम में जरूरत भी है, तो लगता है कि ये परफॉर्मेंस इनकी बेहतर हो रही है और इंडियन क्रिकेट टीम का सफर इनका तय हो सकता है। और दूसरे रिकॉर्ड की हम बात करें तो दूसरे रिकॉर्ड युजवेंद्र चहल ने अपने नाम किया है, हाईएस्ट विकेट टेकर इन आईपीएल। तो ये 2 खिलाड़ी राजस्थान रॉयल्स के लिए खेल रहे हैं फिलहाल और आईपीएल की हिस्ट्री में इन दोनों ने एक नए रिकॉर्ड जो है वो बनाए हैं। और आज के मैच की बात करेंगे तो आज का मैच मुंबई और गुजरात के बीच में खेला जाएगा और वांखड़े में खेला जाएगा और ये बेहतरीन ट्रैक है। इस पे स्कोर्स काफी देखने को मिलते हैं, जिस तरह पिछला मैच भी हमने देखा कि, और यहां चेज होता है, मैक्सिमम यहां पे टीम चेज करती है, जिस तरह हमने पिछले मैच में भी देखा, जिस तरह से सूर्य कुमार यादव ने एक तूफानी पारी खेली, जिसमें कि सूर्य कुमार यादव ने मैच को चेज करते हुए 200 चेज करना था और मैच आरसीबी के खिलाफ ये मैच था, 200 रन चेज किया और बड़ी आसानी से, बहुत आसान उसको बना दिया उस चेजिंग को सूर्य कुमार यादव है, जो कि बेहतरीन अपनी परफॉर्मेंस से दे रहे हैं लगातार। वो भी ये देखने वाली बात रहेगी आज के मैच में किस तरह का परफॉर्मेंस रहेगा दोनों टीम्स का और कौन बेहतर परफॉर्मेंस करता है। एक जो है रोहित शर्मा कप्तान इंडियन टीम के और एक हार्दिक पांड्या जो कि T20 के कैप्टन। अब देखना होगा दोनों में से कैप्टन इस T20 में कौन अपने हक में मैच को लेकर जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली जो खबर है हमारी सहयोगी अनिशप्रीत आप तक पहुंचाएंगी। इंटरनेशनल नर्स डे, उसके ऊपर ज्यादा जानकारी दे रही हैं अनिशप्रीत। बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ, जो कि आज के खास दिन के ऊपर है। जैसे कि आप सभी को पता है कि आज मई 12 है, सो ये खास दिन जो है वो इंटरनेशनल नर्स डे पे मनाया जाता है। उस नर्स डे पर कुछ खास बातें मैं आपको आज बताने जा रही हूं। इंटरनेशनल नर्स डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है ओवरऑल वर्ल्ड में इन द एनिवर्सरी ऑफ फ्लोरेंस नाइटिंगेल्स बर्थ। अब सवाल ये है कि मई 12 ही क्यों सेलिब्रेट किया जाता है इस दिन के लिए। एक इंस्पिरेशन जो इस चीज के पीछे है वो एक आइकॉनिक लेडी है जिसका नाम है फ्लोरेंस नाइटिंगेल, जो कि एक ब्रिटिश नर्स जो है वो रह चुकी है, साथ ही साथ एक सोशल रिफॉर्मर भी हैं, जिन्होंने अपनी होल लाइफ जो है वो हेल्थ केयर सेंटर में जो है वो दे दी है। इसी के साथ सवाल ये है कि इसी दिन क्यों मनाया जाता है। सबसे पहले आपको बता दें कि नर्स डे जो है वो बहुत ज्यादा क्या है, स्पेशल है, क्योंकि हमें ऑनर है इस चीज का एंड हम ये जो डे है वो सेलिब्रेट करते हैं सारी नर्सेस को कंट्रीब्यूट के लिए, जिन नर्सेस ने ऑल ओवर वर्ल्ड में जो है वो कंट्रीब्यूट किया, अपना टाइम, अपने एफर्ट्स एंड अपनी जो प्रीशियस चीजें हैं वो अपनी स्पेंड की हैं यहाँ पे। साथ ही साथ आपको बता दें कि जो डे सेलिब्रेट हुआ होता है उसी के साथ जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल हैं उनकी बर्थ एनिवर्सरी जो है वो इस डे को मनाई जाती है। साथ ही साथ ये स्पेशल डे है क्योंकि इंटरनेशनल काउंसिल डे ऑफ नर्सेस उन्होंने ऑफिशियली प्रूव कर दिया था कि इस दिन साल 1974 में ये जो डे है वो सेलिब्रेट किया जाता है। एक थीम जो है वो मैं नर्स के नाम जो है वो करना चाहूंगी, अ थीम टू लीड, इन्वेस्ट इन नर्सिंग एंड रिस्पेक्ट राइट टू सिक्योर ग्लोबल हेल्थ। इसी के साथ सवाल ये है कि इसी दिन क्यों मनाया गया, उसके पीछे कारण भी हैं। कारण ये है इन 1953 स्विट्जरलैंड डॉर्थी ऑफ यूएस डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एजुकेशन एंड वेलफेयर ने प्रपोज किया था कि कि अक्टूबर में ये जो डे है वो सेलिब्रेट किया जाए।
लेकिन उनका जो प्रपोजल है वो अप्रूव नहीं हो पाया ऑफिशियली। साथ ही साथ फ्रांस के बी पॉल्टन जो कि फर्स्ट वुमेन इलेक्टेड हुई थी, उन्होंने एक प्रपोजल रखा था एंड साथ ही साथ एक बिल जो है वो पास किया था कि इस डे पर जो है, ये जो डे है वो सेलिब्रेट किया जाएगा। देन प्रेसिडेंट ने, जिनका नाम है निक्सन, उन्होंने अनाउंस किया था कि नेशनल नर्स डे जो है वो इस दिन जो है वो सेलिब्रेट किया जाएगा। उसी के साथ सारे नर्सेज ने जो है इस चीज में हामी भी भरी थी। साथ ही साथ फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो कि एक रिमेंबर है इस चीज के लिए, और साथ ही साथ उनको एक बहुत खूबसूरत लाइन से जो है वो नवाजा गया है, जिनको इस नाम से जाना गया, लेडी विद द लैम्प, वो औरत जिसने पूरे वर्ल्ड में रोशनी जो है वो फैलाई थी। एंड साथ ही साथ उस टाइम पे ब्रिटिश आर्मी के टाइम पे उन्होंने काफी ज्यादा जो है वो सेवा की है। एंड साथ ही साथ उनके साथ कुछ लोगों ने भी उनके साथ जुड़कर उनका जो है हाथ बढ़ाया है। एंड साथ ही साथ कह दे, उनके इस स्टेप को लेकर हॉस्पिटल्स की तरफ से एक हॉस्पिटल जो है वो एस्टेब्लिश हुआ था, जिसका नाम है नाइटिंगेल ट्रेनिंग स्कूल, जो कि एसटी थॉमस हॉस्पिटल इन 1960 में है, वो चीज बनी थी। एंड साथ ही साथ जो इस चीज के लिए इंस्पायर हैं उनको ज्वाइन किया जाए, एंड साथ ही साथ वो ये जो काम है वो पूरी तरीके से करना चाहिए। इसी के साथ एक कुछ चंद लाइनें जो हैं वो मैं नर्स के नाम जो है करना चाहूंगी। तुम कर्मनिष्ठ सेवा की मूरत, हर काम तेरा कमाल है तहे दिल से आभार तुम्हारा, तो इंसानियत की मिसाल है, तेरे ही आंचल में निकला बचपन, तुझसे ही तो जुड़ी है हर धड़कन, कहने को तो नर्स सब कहते हैं पर मेरे लिए तुम ही भगवान हो। इन लास्ट नटशेल में कहना चाहूंगी आप सभी को नर्स डे की बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस। इसी के साथ अगली अपडेट से आपको रूबरू करवाया जाएगा मेरी अपनी सहयोगी पल्लवी जम्वाल के साथ। दो 2018 में एक PIL फाइल हुई थी जिसमें कि ये कहा गया था कि जो एम्बुलेंस है उनको रास्ता देने के लिए एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना ज़रूरी है। और इस इंफ्रास्ट्रक्चर को इसीलिए बनाना ज़रूरी है क्योंकि बहुत सी कीमती जानें अगर बचानी है तो जिस तरीके से ट्रैफिक जैम की सिचुएशन हर जगह होती है, चाहे वो जम्मू हो चाहे वो कश्मीर हो, तो उसको लेकर एक हैसल फ्री इंफ्रास्ट्रक्चर होना ज़रूरी है। और अब उस PIL को लेकर जो कोर्ट है वहाँ पर हियरिंग शुरू हो चुकी है। आपको इसकी पूरी जानकारी दे दें कि हाई कोर्ट जम्मू कश्मीर और लद्दाख में अब डिविजनल कमिश्नर ने एक नोडल ऑफिसर जो कि पब्लिक लिटिगेशन को ध्यान में रखेगा, यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो कि PIL फाइल होती है उसको ध्यान में रखते हुए एक नोडल ऑफिसर को अपॉइंट कर दिया गया है। और अब उस नोडल ऑफिसर का काम ये है ये देखना कि किस तरीके से एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए जिसमें कि जो एम्बुलेंसेस हैं उनको एक अलग रास्ता दिया जाए, और अगर किसी भी केस में सिचुएशन में ट्रैफिक जैम जहां पर ज़्यादा होता है उस सिचुएशन में किस तरीके से ट्रैफिक डिपार्टमेंट के साथ और साथ ही साथ हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन करनी है, उस नोडल ऑफिसर का जो काम है वो ये रहेगा। आपको इसके बारे में ये भी बताएं कि यूरोपियन स्टैंडर्ड्स के तहत, यानी कि जो यूरोप कंट्रीज़ हैं वहाँ पर भी इसी तरीके से एक अलग से इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया है जो कि एम्बुलेंसेस के लिए रहता है। यानी कि अगर आपको बहुत ज़रूरी है कि जहाँ पर ट्रैफिक की ज़्यादा समस्याएं रहती हैं, जहाँ पर ट्रैफिक जैम ज़्यादा होते हैं, वहाँ पर इस तरीके का एक इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। और इस इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर यूरोपियन स्टैंडर्ड्स के तहत, यानी कि जिस तरीके से यूरोपियन कंट्रीज़ में एक अलग से बनाया गया है स्ट्रक्चर एम्बुलेंसेस के लिए, वैसा ही अब जम्मू कश्मीर में भी आपको देखने को मिलेगा। इसी के साथ नोडल ऑफिसर्स को यह भी कहा गया है कि वो इस स्ट्रक्चर को टाइम टू टाइम अपग्रेड करते रहें, क्योंकि कौन सी जगहों पर किस तरीके से एम्बुलेंस की सिचुएशंस हैं, कौन सी जगहों पर कहां पर ट्रैफिक जाम ज़्यादा हैं, ये सारा का सारा काम नोडल ऑफिसर का रहेगा। इसी के साथ एडवोकेट जनरल DC रैना ने ये भी सजेस्ट किया है कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स के साथ
कोऑर्डिनेशन करना भी जरूरी है, क्योंकि अगर एम्बुलेंसेस की बात करें तो एम्बुलेंसेस के रास्तों के लिए ट्रैफिक डिपार्टमेंट के साथ हेल्थ डिपार्टमेंट को भी उनके साथ भी बात करना जरूरी है, उनको भी कंसिडरेशन में लेना जरूरी है। जिसके बाद से नोडल ऑफिसर्स को अब ये ध्यान रखना होगा कि हेल्थ डिपार्टमेंट और ट्रैफिक डिपार्टमेंट को ध्यान में रखते हुए उनसे बातचीत कर एक अलग से यूरोपियन स्ट्रक्चर के तहत एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए, जिससे कि हैसल फ्री मूवमेंट एम्बुलेंसेस की जम्मू कश्मीर में देखने को मिले। तो चलिए अब आज की न्यूज़ रूम लाइव में फिलहाल इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।